अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कॉइल लेनी है। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, उस पर लगने वाला फोर्स और उस पर लगने वाले टॉर्क की हमें क्या करनी है, यहाँ पे एवोल्यूशन यानी कि कैलकुलेशन करनी है। देख लेते हैं, आसान है। अब हमारे पास देखो क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था, बिहेवियर ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने क्या बोला कि रेक्टेंगुलर कॉइल को जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो जिस प्रकार का भी बिहेव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल सपोज की है, उस कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो उसका बिहेवियर होता है वही बिहेवियर सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स क्या लगता है, टॉर्क क्या लगता है, उसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आया था अच्छे से, पीई साइन थीटा, अच्छे से याद होगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। वो भी सेम बिहेवियर ही दिखाती है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसमें दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाता है। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना बिहेवियर दिखाई। तो हमारे पास ये कॉइल है, देखो ए बी सी डी हमारे पास एक कॉइल है। इसको हमने एन एस दो क्या कर रखा है, दो हमने मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दिया, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दिया। तो इनके बीच में जो दोनों हमारे पास मैग्नेट के पोल है, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पैरेलल लाइन से शो करेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों मैग्नेट के पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको पैरेलल लाइन से शो करेंगे। अब जो ए से लेके बी तक की लेंथ है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये बी से हमने इसको रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे, और इस बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा है। यानी कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी ए बी जो लेंथ है वो बी के बराबर है, इसलिए सी डी लेंथ भी किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। एंड ए डी एंड बी सी जो लेंथ होंगी किसके बराबर होगी, ए के बराबर होंगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे सपोज करके चला। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसीडर द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस सच दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ लूप। सबसे पहले उसने क्या बोला कि हम रेक्टेंगुलर लूप को कुछ इस प्रकार से रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या, उसने क्या बोला, देखो किस प्रकार से रखेंगे, सच दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ लूप। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के प्लेन में ही, यानी कि जो हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल पे अगर हम एक नॉर्मल खींच दें, क्या बोला, इस कॉइल पे अगर हम नॉर्मल खींच दें तो ये नॉर्मल क्या करेगा भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है, यानी कि देखो क्या बोला, ए डी एंड बी सी मेक्स एंगल 0 डिग्री विद द बी। ए क्या बोला उसने, ए डी एंड बी सी, इस केस में बी के साथ क्या कर रहे हैं भाई, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या बोला था, फर्स्ट कंसीडर द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस सच दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, इज इन द प्लेन ऑफ लूप। वो क्या, लूप के प्लेन में ही है, यानी कि ठीक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है वो क्या रखा हुआ है, ठीक मैग्नेटिक फील्ड के ठीक क्या रखा हुआ है, पैरेलल, या फिर समझ लो ठीक उसके साथ रखा हुआ है, जिससे जो हमारे पास कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि ए डी एंड बी सी मेक्स 0 डिग्री एंगल विद बी। ये वाली साइड और ये बीसी वाली साइड दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल है। इसका मतलब वो क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी के साथ। देयरफॉर देयर इज नो फोर्स ऑन एडी एंड बीसी। इसी तरीके से क्या होगा भाई, इस कारण देखो एडी एंड बीसी क्या कर रही है भाई, कोई भी एंगल नहीं बना रही है बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है। यानी कि एडी बीसी पे जो फोर्स लगेगा वो 0, यानी कि एफ इक्वल टू 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे फोर्स एडी और बीसी पे, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब थीटा क्या भाई, एंगल बिटवीन एल एंड बी, यानी कि लेंथ, यानी कि उस क्या उस साइड का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो साइड जो बीसी है वो बी के पैरेलल है। देखो ये बीसी हमारे पास जो साइड है वो किसके पैरेलल है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इसलिए एडी और बीसी पे जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0 फोर्स लगेगा। आई ए बी, देखो ए क्या है भाई, ए इज द लेंथ ऑफ बीसी साइड, तो आई एल बी साइन थीटा, और थीटा क्या होगा 0। 0 कहां से आया मैंने पहले बता दिया, एडी एंड बीसी मेक्स 0 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये तो अब देखो, ये तो बात हो गई एडी एंड बीसी की। तो एडी और बीसी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 डिग्री का फोर्स, यानी कि एडी और बीसी पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो एंगल है एडी और बीसी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 0 है। इसलिए जो है फोर्स क्या हो जाएगा, एडी और बीसी पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो 0 निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल की 2 साइड और बची हैं, एक साइड है ए बी और दूसरी साइड है सी डी। अब इन दोनों पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं, क्योंकि ए डी और बीसी पे लगने वाला फोर्स तो 0 है। तो अब हम निकालेंगे ए बी और सी डी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो लिखेंगे नाउ द फोर्स ऑन ए बी मेक्स 90 डिग्री विद द बी। देखो साफ साफ दिख रहा है, ए बी जो हमारे पास लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास।
ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा मैंने पैरेलल लाइन से, तो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी वाली साइड किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम लिख देंगे भाई ए बी मेक्स 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड बी, देयरफॉर F1 इक्वल टू यानी कि द फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू ILB sin 90, sin 91 हो गया, ILL क्या रख दिया हमने भाई, ए बी साइड की लेंथ यानी कि बी। इसी तरीके से दिस फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ध्यान रखना है ये जो फोर्स लग रहा है ये प्लेन ऑफ पेपर के इनटू यानी कि अंदर की तरफ को लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, यानी कि जो हमारे पास ये प्लेन ऑफ पेपर दे रखा है इसके अंदर की डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ को ये फोर्स लग रहा है। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसकी मदद से हम इस F1 की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम कुछ जो रूल है हमारे पास, स्क्रू रूल हो गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया, ये चारों रूल को एक अलग वीडियो में देख लेंगे कि डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इस पेपर के अंदर की तरफ कोई फोर्स डायरेक्टेड होगा। अब क्या होगा, देखो द फोर्स ऑन CD, इसी तरीके से CD पे लगने वाला फोर्स भी कैसे निकलेगा, F2 बराबर IBB, क्योंकि ये भी इसकी लेंथ भी उतनी है CD की जितनी AB की है, और AB जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो CD भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल, या फिर इस तरफ को भी देख लो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो F2 जो है CD पे लगने वाला फोर्स वो IBB के बराबर हो जाएगा, और दोनों के दोनों क्या बराबर है। F2 इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि F2 जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर की तरफ को लग रहा है, यानी कि डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, यानी कि इस तरीके से देखो जो हमारे पास जो CD साइड है उस पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स बाहर की डायरेक्शन में, और जो हमारे पास AB जो वाली जो साइड है इसमें अंदर की तरफ को, यानी कि इस पेंसिल को अगर मैं इस वाले पॉइंट से अंदर को डाल दूं, यानी कि यहां से अंदर कर दूं, तो ये AB साइड पे जो फोर्स लगेगा वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, और जो हमारे पास CD वाली साइड है जिससे फोर्स लग रहा है प्लेन ऑफ पेपर पे ऊपर की तरफ को, यानी कि ऐसे देखो जैसे पेंसिल मैंने खड़ी कर दी इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो देखो क्या हो गया भाई, एक फोर्स तो इनवर्ट्स है यानी कि अंदर के डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पेपर के, दूसरा फोर्स जो F2 है वो क्या भाई प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ को है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो बराबर हो गया। तो ये कैसा केस निकल के आ गया भाई, मैंने क्या बोला, देखो ये कैसा फोर्स निकल के आ गया, हमारे पास F1 F2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इट मींस दे मेक्स कपल एंड द टॉर्क ऑफ दिस कपल। देखो सीधी सी बात है, अगर दो फोर्स क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर कोई रिजिड बॉडी है, उस पर दो बराबर फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, अगर किसी भी एक रिजिड बॉडी पे कोई भी एक बॉडी है उस पे दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इस तरीके से उन फोर्स से कपल बन जाता है, क्या बन जाता है, कपल फोर्स बन जाता है। देयरफॉर F1 एंड F2 मेक्स कपल। और कपल की जो टेंडेंसी होती है, क्लास 11 में रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर था वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कपल की टेंडेंसी होती है कि उस कॉयल को या फिर उस रिजिड बॉडी को जिसपे वो कपल लग रहा है उसको घुमाने की, यानी कि रोटेशन करवाने की। इस तरीके से क्या होगा भाई, जो हमारे पास ABCD कॉयल है वो क्या करने लग जाएगी, रोटेशन करने लग जाएगी। कैसे रोटेशन करेगी, देखो ये AB वाली साइड पे जो है फोर्स जो है वो अंदर की तरफ को लग रहा है, और CD वाली साइड पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ को लग रहा है, यानी कि CD वाली साइड ऊपर को आ जाएगी और AB वाली साइड अंदर को चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मोशन होगा क्लॉकवाइज मोशन इस ABCD का हो जाएगा। इस केस में हम द टॉर्क ऑन दिस क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कॉयल, इस रेक्टेंगुलर कॉयल पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, सीधी सी बात है, देखो टाउ बराबर F1A/2। अब देखो हमने यहाँ पे दोबारा बना रखी है साइड को, जो हमारे पास जो है ये BC साइड है, क्या है देखो ये BC साइड होगी, तो इस पे जो है हमारे पास जो जिस तरीके से फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अब इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A/2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A/2 हो गई। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो ये BC वाली हमारे पास लाइन है, एक इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और एक इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, यानी कि AB साइड पे लग रहा है, यानी कि इस तरफ लग रहा है फोर्स, और एक यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ट से अंदर की डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को, यहाँ पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ को, ऊपर की तरफ को। तो जो भी हमारे पास जो ये हमारे पास कॉइल क्या करेगी, रोटेशन करेगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी। आप ध्यान से सोचना कैसा रोटेशन निकलेगा इसका, क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे निकल के इसका आ जाएगा। तो हमारे पास जो है F1 और F2 दो फोर्स से बराबर है, इक्वल है। इस केस में हम अगर इसका क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क कैसे निकलेगा भाई, देखो F1 पे भी फोर्स लग, F1 और F2 दो फोर्स हैं, अपोजिट है, इक्वल है, तो देखो जो टॉर्क लगेगा वो कैसे निकलेगा, F1 निकलेगा और A/2। देखो F1 जो है ये है, A/2 क्या है, यहाँ से मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, यानी कि B तक की डिस्टेंस है। तो आधी वाली साइड पे यानी कि समझ लो कि हाफ साइड पे तो क्या कहते हैं F1 फोर्स लग रहा है, और हाफ साइड पे कितना फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तो हम F1 के साथ A/2 ले लेंगे और F2 के साथ भी क्या कर देंगे, A/2 ले लेंगे। अब ये हो क्या रहा है, टॉर्क निकलता कैसे है, टॉर्क का आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, टॉर्क बराबर होता है F क्रॉस R। अब ये क्या है F क्रॉस R भाई, टॉर्क एक क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से मिलती है। ध्यान रखना है, टॉर्क जो है वो कैसे निकलता है, फोर्स को जैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क निकल के वहां पे आ जाता है। तो फोर्स ये हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, देखो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है।
इसी तरीके से यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो गई, तो F2 a/2। अब F1 और F2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है ये निकल के आएगा, इसको सब ऐड कर देंगे तो निकलेगा IAB इंटू बी, है ना। ए क्या हो गया, लेंथ या फिर ब्रेथ ऑफ द, उसका मान लो क्या हो गई, ये विद हो गई, विद ऑफ द किसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है उसकी ये ब्रेथ हो गई, और हमारे पास बी हो गई लेंथ। तो जैसे ही हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल के आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या, ये करंट, एरिया एंड बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉयल पे जो क्या प्लेन ऑफ पेपर में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी हुई है। देखो हमारे पास ये कॉयल थी, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी हुई है, यानी कि बीसी और एडी वाली जो साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री का एंगल बना रही है पहले से ही। तो टॉर्क ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉयल इज इक्वल टू IAB। तो ये फॉर्मूला है बहुत अच्छा टॉर्क का। मान लो हमारे पास इस जो हमारे पास जो ये कॉयल है इसमें क्या n टन्स आ जाए, कितना आ जाए, n टन्स, यानी कि बहुत सारी वायर के फेरे लगा दें हम, तो यहाँ पे आपको n को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में टॉर्क इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं इस कॉयल में n टन्स हो वायर के, तब ऐसा होगा। अब देखो नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट केस नॉर्मल टू द कॉयल ABCD मेक्स एंगल थीटा विद द बी। अब देखो हमारे ये जो हमारे पास ABCD जो हमारे पास कॉयल है, इस पे एक नॉर्मल हमने अब खींचा। इससे पहले वाला जो केस था उस केस में क्या था, जो इस ABCD हमारे पास कॉयल थी, अगर आप उस पर नॉर्मल खींचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास कॉयल है, ये कॉयल जो है, इस कॉयल पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचते तो परपेंडिकुलर ये दिख रहा है, देखो परपेंडिकुलर भी देख लो कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर, जिसको मैंने इस तरीके से ये एरो से दिखा रखा ना, ये है परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस कॉयल पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस कॉयल पे जो परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल यहाँ पे हमने थीटा कंसिडर कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट केस नॉर्मल टू द कॉयल ABCD मेक्स एंगल थीटा विद द बी। क्या बोला, इस कॉयल पे जो हम नॉर्मल खींच रहे हैं यानी कि परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, इन दिस केस टॉर्क ऑन कॉयल, इस केस में जो है जो टॉर्क लगेगा कॉयल पे वो सिंपल देखो कैसे लगेगा, F1 a/2 साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह साइन थीटा आ जाएगा, वहां पे भी साइन थीटा रख देंगे, वहां पे भी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा साइन थीटा से ही निकलती है। इससे पहले वाले केस में, जो इससे पहले प्रीवियस केस था, उस केस में जो था, अगर तुम उस रेक्टेंगुलर कॉयल पे क्या करते हो, वो खींचते हो, क्या कहते हैं उसे, परपेंडिकुलर खींचते हो, तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, या किसका 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन इस केस में जो है, जो हमारे पास एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो इस केस में हमारे पास F1 a/2 साइन थीटा और F2 a/2 साइन थीटा करके हम टॉर्क निकाल देंगे, और जो वो निकल के आ जाएगा IAB साइन थीटा, यानी कि एक साइन थीटा का टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस केस में हमने क्या निकाल दिया, टॉर्क निकाल दिया टू द कॉयल विच इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है ये कॉयल। और इस केस में जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉयल है, इस पे जो हमने नॉर्मल खींचा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो, अभी देखो, हाँ एक चीज गलत हो गई। क्या गलत हो गई, देखो यहाँ पे तो नॉर्मल जो है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है बी के साथ, लेकिन इससे प्रीवियस केस जो था, उस केस में जो हमारे पास नॉर्मल होगा इस रेक्टेंगुलर कॉयल पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए तो साइन 91 हो गया वहां पे, इसलिए तो साइन ये वाला साइन थीटा वाला टर्म आया ही नहीं पिछले केस में। मैंने क्या बोला, देखो हमारे पास ये कॉयल थी, इस तरीके की कॉयल थी ना हमारे पास, देखो दोबारा चित्र बना लेते हैं, चाहे हम यहाँ पे इस तरीके की हमारे पास कॉयल थी, इसको सीधा रख दिया हमने, इस पे से अगर आप नॉर्मल खींचोगे तो इस तरीके से नॉर्मल आ जाएगा बाहर, ऐसे, यानी कि देखो ये आउट ऑफ, यानी कि समझो ये नॉर्मल इस तरीके का है, देखो इस तरीके से है ये नॉर्मल, यानी कि बाहर को आउटवर्ड से इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है नॉर्मल। जैसे मैंने पेंसिल ऊपर की तरफ को खड़ी की है, ठीक इसी डायरेक्शन में इस प्लेन पे जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का था, देखो इस तरफ हमने एन लिया था, इस तरफ एस लिया था, और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इस तरीके को था, इस तरीके से था, है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड था बी। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं वो करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं इस प्लेन पे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे, तो इस तरीके का नॉर्मल आएगा, देखो पेंसिल के फॉर्म में, जैसे पेंसिल मैंने खड़ी की है, तो पेंसिल और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आप साफ साफ देखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो इससे प्रीवियस केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ध्यान रखना है बस। क्या कहते हैं, जो हमने जिससे प्रीवियस केस पढ़ा कॉयल का, जिसको हमने क्या करा, कॉयल क्या करी थी हमने, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी थी, उस केस में अगर हम रेक्टेंगुलर कॉयल पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है। इसलिए क्या कहते हैं, जब हमने टॉर्क निकाला था इससे प्रीवियस केस में, वहां पे क्या था, साइन थीटा का टर्म नहीं आया, ना यहाँ पे आया ना यहाँ पे आया, क्योंकि वो तो साइन 90 हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल है प्लेन पे, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कॉयल पे जो क्या है नॉर्मल है, वो तो बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए थीटा थीटा दोनों वो 90 हो गए थे, इसलिए वहां से वो 90 क्या है, डिसअपेयर हुए हैं, इसलिए साइन थीटा वहां से डिसअपेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है इस रेक्टेंगुलर कॉयल पे जो खींचा गया नॉर्मल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल अगर बनाता है, तो इस केस में a/2 के साथ साइन थीटा भी आएगा। और साइन थीटा कहां से आया, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखो ये नॉर्मल हो गया इस पे, है ना, ये वाला नॉर्मल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। इसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, देखो ये वाली होगी अब की बार,
यानी कि देखो ये F1 है और ये F2 है, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक a/2 sin थीटा और यहाँ से यहाँ तक भी a/2 sin थीटा हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल टॉर्क भी हम निकाल चुके हैं, टाउ इक्वल टू IAB sin थीटा। वेयर, अब एक चीज यहाँ पे नहीं आ गई, M इज इक्वल टू IA। ये IA जो दिख रहा है आपको, करंट इंटू एरिया, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल निकलता है। ध्यान रखना है, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल कहते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए आए तो आप लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ एनी कॉइल दैट इज सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, कैसी भी कॉइल हो, अगर उसमें बहने वाली करंट और उसके एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉइल का, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, कैसी भी कॉइल हो, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आ जाएगा। तो स्मॉल m को हम मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट से इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला जो है, इससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल वाला फॉर्मूला क्या निकल के आया था हमें, जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी तो वहां पे क्या था, जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो कैसे निकला था, P क्रॉस E, इस तरीके से निकला था ना। और P क्या था यहाँ पे, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इसे कह देंगे। और इस IA की जगह M आ जाएगा, स्मॉल m B sin थीटा और M क्रॉस B करके इसे हम लिख देंगे। ठीक हो गई बात। तो टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आता है उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में भी हमने टॉर्क निकाल दिया, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। और ध्यान रखना, टॉर्क का काम क्या, मेनली टॉर्क का काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी रिजिड बॉडी पे, किसी भी कॉइल पे अगर टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब वो उसको रोटेशन कराने की टेंडेंसी रख रहा है, यानी कि वो कॉइल क्या हो जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। तो इस तरीके टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B आ गया। अब मान लो इस लूप में n टर्न्स ऑफ वायर है, जो भी हमारे पास ये लूप दे रखा है, ABCD रेक्टेंगुलर लूप दे रखा, अगर इसमें n टर्न्स हो जाए वायर के तो सिंपल आपको n से और मल्टीप्लाई करना है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल पे लगने वाला टॉर्क भी निकल के आ जाएगा। तो इस टॉपिक पे हमने क्या सीख लिया भाई, एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क दो केस में पड़ा। पहला केस पहला केस क्या था, जब हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल का नॉर्मल, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे अगर आप नॉर्मल खींचे, वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उस केस में हमने टॉर्क निकाला, उस केस में टॉर्क का फॉर्मूला कितना आया था, IAB तक आया खाली। अब अगर क्या कहते हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार रखा जाए, क्या कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे अगर हम नॉर्मल खींच दें, वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनाए। इससे प्रीवियस केस में क्या है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो नॉर्मल खींचा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल बना रहा था, इसलिए टाउ इक्वल टू IAB आया था। इस केस में क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल पे खींचा गया नॉर्मल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है तो टॉर्क उस कॉइल पे इतना निकल के आ जाएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन सीधा 5 नंबर में या फिर बड़े नंबर में पेपर में आता है, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। सर्कुलर करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप, दो लूप हमने पढ़े हैं। सर्कुलर करंट लूप में हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था और हमने रेक्टेंगुलर करंट लूप भी पढ़ लिया, उस पर लगने वाला टॉर्क निकाल दिया हमने। जब हम एक रेक्टेंगुलर करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर करंट लूप की एज अ मैग्नेटिक डायपोल। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को कि हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेरिवेट कर चुके हैं। μ0/2 IR², क्या है देखो, μ0 IR²/2 x² प्लस R² की पावर 3/2, इस तरीके से। अब मान लो देखो, ये हमारे पास जो इसका फिगर भी था, देखो एक फिगर बना लेते हैं, इसका हल्का सा याद कर लेते हैं। देखो इस तरीके से हमने एक सर्कुलर कॉइल ली थी, इसका हमने सेंटर लिया था, इस सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया था, इस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। यहाँ पे हमने एक DL लेंथ भी मानी थी, स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे भी एक DL स्मॉल एलिमेंट माना था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने R कंसिडर की थी और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ऐसे मिलाया था, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड B निकल के आया था। इस B के हमने दो फैक्टर किए थे, एक तो यहाँ पे B क्या है, B इसको हॉरिजेंटल मान लो और इस तरीके से B वर्टिकल मान लो, है ना, B वर्टिकल लिख दो, B परपेंडिकुलर लिख दो। इस तरीके से हमने इसके क्या किए थे, फैक्टर भी किए थे। तो इस तरीके का हमने एक फिगर बनाया था, कहीं पे एक सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर से जिसकी रेडियस R है, उस सर्कुलर कॉइल की x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। अब मान लो फॉर x ग्रेटर देन R, यानी कि ये जो x है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर इस P तक की, अगर ये R से बहुत बड़ी हो जाए, यानी कि रेडियस ऑफ लूप से बहुत बड़ी हो जाए, तो हम इस R² वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे तो R² का टर्म ड्रॉप हो जाएगा, केवल x² बच जाएगा, x² की पावर 3/2 हो जाएगा और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 बचेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डायपोल इस केस में ऐसा निकल के आ जाएगा।
ये केस कौन सा भाई, जब रेडियस बहुत छोटी है सर्कुलर लूप की एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो b इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया ये, या फिर इसको कुछ इस तरीके से और लिख दे, देखो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पाई से डिवाइड भी कर दिया। तो ऐसा क्यों किया है, देखो पाई आर स्क्वायर आ गया ना, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, सर्कुलर लूप का एरिया। तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन एक्स क्यूब ऐसे निकल के आ गया। तो या फिर इसको इस तरीके से लिख देंगे, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अब, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 बन जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। और आई ए क्या था, अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि आई ए बराबर स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। तो हमने क्या करा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड निकाला इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। देखो जब भी मूवमेंट की बात आएगी तो डाइपोल की बात होगी, सीधी सी बात है। मूवमेंट किसका होता है, डाइपोल का होता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या था, डाइपोल मूवमेंट था, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट भी निकल के आएगा। देखो सीधी सी बात है, जब भी हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट पे तो 2 पोल होते हैं, इसलिए सीधा डाइपोल की ही वो यहाँ पे बात करेगा। ठीक हो गई बात। तो हमारे पास जो है बी का फॉर्मूला निकल के आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 स्मॉल एम अपॉन एक्स क्यूब। स्मॉल एम क्या है मैं पहले बता चुका हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। ये मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर दिया। अब ये जो इक्वेशन ए है, देखो ये इक्वेशन ए अगर आप देखोगे इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या पढ़ा था, केस पढ़ा था, कौन सा, उसके एक्सिस पे। जब हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आया था ऑन द एक्सिस, यानी हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जब निकाला था, उसका फॉर्मूला ये निकल के आया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। मैंने क्या बोला, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस वाला फॉर्म पढ़ा था, हमने क्या था, वो डेरिवेशन का नाम था हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इतना निकल के आया था। तो यहाँ पे क्या है, देखो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला, और यहाँ पे ये जो हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो दोनों फॉर्मूले जो है वो सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे इतना फर्क है, यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण म्यू नॉट आया, ये जो एप्सिलॉन नॉट आया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले के सिमिलर हैं एक दूसरे के। जैसे ये सर्कुलर, अब देखो यहाँ से क्या चीज निकल के आ गई, यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, जिस तरीके से सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करती है, उसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बिहेव करता है एट द एक्सिस, यानी कि एक्सिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वो जो है सिमिलर निकल के आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अब देखो ये बात होगी, ये दोनों सेम हो गए एक तरीके से, समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है और ये मैग्नेटिक फील्ड का केस है, दोनों के दोनों आपस में कंपेयर करोगे तो एक जैसे ही दिखाई दे। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले डाइपोल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इस फॉर्मूले से निकल के आता है। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ लूप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब देखो क्या बोल दिया इसने भाई, इसी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ लूप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, अगर आप सेंटर से x डिस्टेंस दूर रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो ये तो सर्कुलर कॉइल है, और अगर आप क्या करें बोला, सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ लूप एट अ डिस्टेंस x, अगर आप इसी तरीके से एट अ डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। समझ लो ये रेक्टेंगुलर लूप वाला केस है। कौन सा केस हो गया, रेक्टेंगुलर लूप वाला केस हो गया। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई x अपॉन m अपॉन एक्स क्यूब निकल के आ गया, m इक्वल टू द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉयल, रेक्टेंगुलर कॉयल है ना, रेक्टेंगुलर कॉयल की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। ये जो है सर्कुलर कॉयल का केस समझ लो, और ये वाला जो केस है वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉयल का केस समझ लो। तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कॉयल पे टॉर्क कितना लगेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस तरीके से हमने इनकी कंपैरिजन करी। देखो ये कंपैरिजन भी समझनी है आपको, अच्छे समझने की। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक से रिलेटेड ही है, बस उसको रिलेट करते हुए हमको पढ़ते जाना है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत बेटर होती चली जाएगी। थैंक यू।